दोस्तों कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखो, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था अपना 12th क्लास का। ठीक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली किताब अपने कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, देखो 10 चैप्टर है परिवहन। इसमें उन्होंने सड़क परिवहन कर लिया था। आज की वीडियो में रेल परिवहन करेंगे और अगर टाइम थोड़ा बचेगा तो अपने आगे वाला परिवहन जल परिवहन भी कर लेंगे। शुरू करें बिना किसी देरी के, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है अपना कौन सा, रेल परिवहन। देखो, भारतीय रेल जाल विश्व का सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। ये माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल जाल की बात करें तो बहुत बड़ा रेल जाल है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि में यह हमें मदद करता है और साथ साथ यात्री का परिवहन और माल के परिवहन में भी हमारी मदद करता है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय रेलवे जो है वो भारत की संस्कृति को जोड़ता है कहीं ना कहीं, और हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी भारतीय रेल ने बहुत ज़्यादा योगदान किया था। ठीक है, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। कब कहाँ हुई? मुंबई में हुई, जब मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। तो ये फैक्ट है, प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो 1853 में भारतीय रेल की स्थापना होती है और पहली रेल कहाँ से कहाँ चलाई जाती है? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है और भारतीय रेल जाल की लंबाई टोटल कितनी है? 66,030 किलोमीटर। ये देख लेना, ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट आ जाता है। ठीक है, और भारतीय रेल को कुछ मंडलों में बांटा गया। वो कितने मंडल है? 16 मंडल है। देखो, मंडलों में विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय रेल जाल बहुत बड़ा है और इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी इसका सही रेगुलेट करने के लिए इसको मंडलों में बांटा गया। देखो, ये सारणी दे रखी है। जैसे सेंट्रल, इसका मुख्यालय है मुंबई में। फिर ईस्टर्न रेल मंडल है जो कोलकाता में है। तो ये सारे के सारे 16 दे रखे हैं, आप एक एक करके इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, क्या आप जानते हैं? अब इसमें क्या पूछेगा, क्या बताएगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की पटरियों के बारे में बताया गया। एक है बड़ी लाइन, फिर मीटर लाइन, फिर छोटी लाइन। देखो, आज के टाइम पे अपने देखें तो लगभग ब्रॉड लाइन ही चलती है या फिर शायद मीटर लाइन चलती है, लेकिन पहले के टाइम पे ये तीनों चला करती थी। ये नहीं, बेसिकली ये है क्या? पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर पटरियों को बांट दिया गया है। ठीक है, अगर ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन की बात करें तो रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 1.66 मीटर होती है। ब्रॉड गेज जो लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में इतनी थी, यह पढ़ लेना, लगभग 60,510 किलोमीटर थी। ठीक है, मीटर लाइन की बात करें तो दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी। 2016 में इसकी लंबाई कितनी थी? 3880। छोटी लाइन की बात करें तो इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 या फिर 0.610 होती है और 2016 में इसकी लंबाई 2297 किलोमीटर थी। ये पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो ये 3 प्रकार की लाइनें इंपॉर्टेंट है, कई बार देख लिया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने की व्यापक कार्यक्रम शुरू किया था। यानी आज के टाइम देखोगे ना, आपको ज़्यादातर कौन सी लाइन मिलेगी? ब्रॉड गेज मिलेगी, क्योंकि मीटर लाइनों को और जो छोटी लाइन है उनको किस में बदला जा रहा है? ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाष्पचालित इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है या विद्युत इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो धीरे धीरे तरक्कियाँ भी होती हैं। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार कहीं ना कहीं हो रहा है। पहले गाड़ियाँ कोयले से चलती थी, आजकल बिजली से चल रही हैं। इससे प्रदूषण भी कम होता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सुविधा हो रही है। मेट्रो रेल की बात करें तो कोलकाता दिल्ली में आपको पता है मेट्रो रेल चलती है और इसने काफ़ी स्थानों को जोड़ने का काम किया है और ये काफ़ी सस्ता परिवहन वहाँ पे उपलब्ध करवाती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से शहरी क्षेत्र, कच्चा माल, सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्रों में छावनी जो क्षेत्र हैं वो रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया गया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे का विकास, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के साथ मुंबई मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध करवाता है। देखो, इसमें कहा गया कि जब ब्रिटिश लोगों ने रेलवे बनाया तो रेलवे का मुख्य फोकस यही था कि ब्रिटिश लोग जो यहाँ से संसाधन निकालते हैं उसको अपने देश में लेके जाएं और उसका आवागमन के लिए सहायता हो, इसलिए रेलवे बनाया गया था। यानी कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिश लोगों ने अपना हित देखा था। उनको नहीं पता था कि ये आज़ादी में भारत को मदद कर जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।
उसके बाद अगर कोंकण रेलवे की बात करें तो 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठिन मार्ग था जहाँ पे ये रेल मार्ग बनाया गया है। इसे अभियांत्रिकी यानी तकनीकी का एक चमत्कार माना जाता है। ये जब ये कोंकण रेलवे गुजरता है ना तो बीच में 146 नदियाँ आती हैं और 2000 पुल आते हैं, 91 सुरंग आती हैं और ये इस मार्ग पर एशिया की सबसे बड़ी सुरंग आती है, 6.5 किलोमीटर लंबी है। और इस उद्यम ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के राज्य जो है इसके भागीदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चमत्कार ही है कोंकण रेलवे, यानी बहुत ही कठिन मार्ग पे ये बनाया गया है और भारतीय गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपना रेल परिवहन पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जल परिवहन। ठीक है, देखो परिवहन का ये सबसे सस्ता साधन होता है जल परिवहन, तथा अधिक भार लेके जा सकता है, ईंधन दक्ष होता है, यानी ये कम पेट्रोल यहाँ यूज़ होता है। ठीक है, जल परिवहन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक अंतस्थलीय जलमार्ग होते हैं और एक महासागरीय जलमार्ग होते हैं। अगर अपने अंतस्थलीय जलमार्गों की बात करें तो उसमें देखो अंतस्थलीय जलमार्ग वो जलमार्ग होते हैं जो देश के भीतर नदी और नहरों में किया जाता है। महासागरीय जलमार्ग कौन से होंगे, नाम से पता चलता है, जो महासागरों में परिवहन किया जाता है। ठीक है, देखो रेल मार्गों के आगमन से पहले परिवहन की ये प्रमुख विधा थी। हालांकि रेल और सड़क परिवहन के साथ इससे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। जब रेलें नहीं चलती थी, जब सड़क परिवहन इतना उन्नत नहीं था, तो लोग अमूमन कश्तियों से या नावों से ही जाया करते थे। यानी पहले जल परिवहन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब सड़कों पे साधन चलने लगे और रेल पटरियाँ विकसित हो गई तो नदियों में परिवहन बहुत कम हो जाता है। नदियों के जाल को सिंचाई हेतु बांध देने के कारण जल को और इनके मार्गों को अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे। अब देखो नदियों से जल निकाला जा रहा है, किसके लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए। तो अब नदियों में जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण भी आजकल जो जल परिवहन कम हो रहा है। भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है और देश के परिवहन का लगभग 1% का योगदान करता है। यानी देश के पूरे परिवहन की बात करें ना तो लगभग 1% का योगदान है किसका, जल परिवहन का। ठीक है, और मुख्य रूप से किस जल परिवहन का, अंतस्थलीय जल परिवहन का। ठीक है, देखो इसके बाद ये कहता है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। यानी अंतस्थलीय जो जलमार्ग थे ना उसको रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है। कब, 1986 में। और निम्नलिखित जो जलमार्ग हैं वो सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिए जाते हैं। और अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों की पहचान की है जिसका कोर्ट यूनियन किया जा सकता है। और केरल में देखो, केरल वाला टॉपिक अपने बाद में पढ़ते हैं, पहले आप ये चीज़ देख लो, ये सारणी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जलमार्ग विस्तार और विशिष्टता। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी ये 5 मुख्य जलमार्ग हैं जो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, देखो एक कहाँ से कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है सदिया से धुबरी, तीसरा है कोट्टापुरम से कोल्लम, चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी नहर के साथ जुड़ा हुआ है, और पांचवा है मताई नदी महानदी डेल्टा का चैनल जोड़ता है, ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तटीय नहर, ये सब चीज़ें इसमें जोड़ ली जाती है। और यहाँ पर साइड में इन सब की विशिष्टता दे रखी है, तो आप ये ध्यान से पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसके बाद कहता है कि केरल में जो जलमार्ग है ना वो अंतस्थलीय जलमार्गों का अपना विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, और यहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इस पस जल में आयोजित की जाती है। देखो केरल में एक कुछ झीलें पाई जाती हैं जिसे कयाल बोला जाता है, या इसे हम बैक वाटर भी बोल देंगे। ये मुख्यतः समुद्र के किनारे होती है। बैक वाटर क्या है, कयाल क्या होता है, ये आपको किसी और चैप्टर में आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। इसमें अगर बताने लग गया तो सारा का सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप बस इतना ही देख लो कि केरल में कुछ झीलें पाई जाती है जिसे पशजल झीलें बोलते हैं। इसमें जो है ना परिवहन अच्छी खासी मात्रा में होता है। और मुख्यतः क्या है कि जो केरल में है ना इन झीलों में नौका दौड़ भी कहीं ना कहीं करवाई जाती है, जो यहाँ की एक प्रमुख कार्यक्रम या फिर उत्सव ही मान लो। ठीक है, देखो इसके बाद आता है महासागरीय मार्ग।
भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। यानी भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? लगभग 7,517 किलोमीटर के आसपास। भारत के पास 12 प्रमुख पतन है, यानी 12 बड़े पतन है, तथा 185 गौण पतन यानी छोटे पतन है। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी महासागरीय मार्ग जो है ना, उसकी भारत के परिवहन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका आ जाती है। भारत की अगर बात करें तो भार के अनुसार 95% और मूल्य के अनुसार 70% जो विदेशी व्यापार होता है वो कहाँ से? महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी किया जाता है। यानी जो भारत है, भारत को अगर दूसरे देश से व्यापार करना है तो अधिक सस्ते में व्यापार करना है, कम पेट्रोल का खर्चा लगे, तो वो महासागरीय मार्गों को चुनते हैं। और अधिक भारी वस्तु हो तो भी महासागरीय मार्गों को चुना जाता है। अगर अपने देखें, भार के अनुसार देखें तो लगभग 95% जो हमारा व्यापार है ना, वो महासागरीय मार्गों के द्वारा ही होता है। और अगर मूल्य के अनुसार देखें तो लगभग 70% है। ठीक है, क्योंकि भारत में पतन भी ठीक ठाक है, यानी 12 प्रमुख पतन और 185 गौण पतन हो जाते हैं। और तटरेखा भी काफ़ी लंबी है, जो कितनी है? लगभग 7,517 किलोमीटर के आसपास। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो भारत को प्राप्त है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में वायु परिवहन से चैप्टर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।